वेलकम बैक एवरीवन। नए टेस्ट पर आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 15 प्रश्न इसमें एडेड है। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 किन देशों के बीच है? बताइए। और हाल ही में संपन्न हुआ है भारत के हरियाणा में। विनवैक्स 2024 है भारत और वियतनाम के बीच। ये है इसका आंसर। देखिए, भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 का जो 5वां संस्करण है, 4 नवंबर 2024 को अंबाला हरियाणा में शुरू हुआ। विनवैक्स 2024 का जो संस्करण है वो 4 से 23 नवंबर तक अंबाला और चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। यानी भारत में हरियाणा के पंचकुला में चंडी मंदिर जो है वो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है वहाँ पर। और सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ था? 10 से 21 दिसंबर 2023 तक वियतनाम में आयोजित किया गया था। तो चौथा वियतनाम में और ये 5वां है भारत में हरियाणा में अंबाला और चंडीगढ़। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से निकलते हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। और प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से रिलेट करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया? बताइए। भारत को चुना गया है अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और सह अध्यक्ष है फ्रांस। देखिए, भारत को वर्ष 2024 से 26 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जाने तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने पेरिस 2015 में अपनी बैठक के दौरान इसकी अवधारणा पेश की थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2017 में हुई और पहला संस्थापक सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इतना हो गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जो जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मुख्यालय इसका भारत में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में। सदस्य देश हैं इसके 103। सीरिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन या सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 103वां सदस्य देश है। ठीक है। और जिसका सम्मेलन होता है तो और भी सदस्य आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 103 देश ही आएंगे। दुनिया भर के कितने भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं उस सम्मेलन में। उसी से रिलेटेड ये वही प्रश्न है एक तरह से, मतलब दूसरा है देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाना है? थिम्पू यानी भूटान में, काठमांडू यानी नेपाल में, पेरिस फ्रांस में, या फिर नई दिल्ली में। तो भारत में होगा 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच में। ए है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली के भारत मंडप में 4 नवंबर को शुरू हुआ और इस सत्र में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। नवीन और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 4 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किया। ठीक है। तो 3 से 6 नवंबर के बीच में होना है, उद्घाटन हुआ इसका 4 को।
प्रहलाद जोशी, केंद्रीय नवीकरण और ऊर्जा मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व में सबसे कम उम्र का फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी। डी गुकेश, अनीश सरकार, रमेश बाबू, प्रज्ञानानंद या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटे हैं ये अनीश सरकार, कोलकाता के। बी है इसका आंसर। न्यूज में है। देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने 19 दिन की उम्र है अनीश सरकार की। तो अनीश ने 1555 की फिडे रैंकिंग हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे इसके फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम फिडे द्वारा जाना जाता है, शतरंज के लिए विश्व का शासी निकाय है। यह उसके द्वारा अनुमोदित शतरंज प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग या अंक प्रदान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय पूछ ले तो स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने 2024 सियोल ओपन चैलेंजर प्रतियोगिता जीती है? लिएंडर पेस, राम कुमार रामनाथन, लिएंडर पेस, साकेत माइनेनी, राम कुमार रामनाथन। लिएंडर पेस को हटा दीजिए जहां जाएं। 2024 सियोल, जो कि कैपिटल है दक्षिण कोरिया की, ठीक है, 2024 सियोल ओपन चैलेंजर प्रतियोगिता, ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। पुरुष युगल उन दोनों का नाम है साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन। साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी ने सियोल ओपन के फाइनल में अमेरिका के वासिल किरकोव और नीदरलैंड के वार्ट स्टीवंस को हराया है। एयर टेनिस प्रतियोगिता एयर नहीं, यह होना चाहिए। यह टेनिस प्रतियोगिता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में खेली गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में हो गया, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूर्व आईएएस अधिकारी बिपिन कुमार को। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया है एम सुरेश का। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए 1996 बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बिपिन कुमार ने 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एम सुरेश का स्थान लिया है। तो अब हैं ये वर्तमान में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत और स्पेन वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? गरीबी, भुखमरी और प्रदूषण का वर्ष तो क्यों ही मनाएंगे, ये अच्छा सोचेंगे कुछ। मानवता की सांस्कृतिक विरासत का वर्ष, जलवायु परिवर्तन का वर्ष या संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष। तो भारत और फ्रांस 2026 को मनाएंगे संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का वर्ष। ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने भारत का दौरा किया और उनकी भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और स्पेन के बीच यह और कई अन्य समझौते हुए। यह कौन सा? संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष। ठीक है, संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष 2026। रानी रामपाल, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? महिला हॉकी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पूर्व भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है रानी रामपाल। ठीक है, भारतीय हॉकी की रानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। 24 अक्टूबर 2024 को खेल से संन्यास लेने की घोषणा की इन्होंने। पुरस्कारों के रूप में इनकी उपलब्धि देखें। वर्ष 2020 में रानी रामपाल को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 21 में बीजेपी की सरकार ने चेंज कर दिया। 2020 में रानी को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
ठीक है, तो 20 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं और 20 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। 20-21 जो भी मैं किया था मतलब कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी कोप 16 कहाँ संपन्न हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, नई दिल्ली, कैली, कोलंबिया, पेरिस, फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोप 16 हुआ है कैली, कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी कोप 16 कैली, कोलंबिया में संपन्न हुआ। भारत ने कोप 16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करते हुए संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजना का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किन विदेशी संस्थाओं ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। ए है इसका आंसर। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और जापान और दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि वे भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए एक नए ढांचे का शुभारंभ करेंगे। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क यानी डिजी फ्रेमवर्क नामक इस नए ढांचे की घोषणा 26 अक्टूबर 2024 को की गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 के प्राप्त करता है? फिलिप डायबविग, क्लाउडिया गोल्डन, डगलस डायमंड। इनमें से कोई नहीं। क्लाउडिया गोल्डन को तो वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये तो है नहीं। फिलिप डायबविग और डगलस डायमंड, इन दोनों को वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के, तो इनमें से कोई भी नहीं है। डी है इसका आंसर। वो तीन नाम अलग ही हैं। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके शोध के लिए प्रदान किया गया है। 23 में क्लाउडिया गोल्डन को लैंगिक वेतन अंतर पर उनके शोध के लिए पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 2022 में वेन वर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविग ने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शंस में अपने पास तीन नाम जो चाहिए थे, डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन होना चाहिए, ना कि क्लाउडिया गोल्डन, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविग। तो प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। अन्य नोबेल पुरस्कार जिन पे हमने कई कई बार सभी पे चर्चा कर ली है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को मिला है। भौतिकी का जॉन जे हॉफील्ड जेफरी ई हिल्टन को मिला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुबकुन को मिला है। रसायन विज्ञान में तीन वैज्ञानिक डेविड बेकर, डेमिस हस्बेस, जॉन एम जम्पर को मिला है। शांति यानी पीस का जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो को मिला है। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, ब्राजील। ए है इसका आंसर। देखिए ब्राजील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। 23-24 में ब्राजील में 45.54 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। वहीं भारत की स्थिति देखें तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। साल 2024 में भारत में चीनी का उत्पादन 34 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो किसके माध्यम से किया जाता है? समुद्री मार्ग से, भूमि और वायु मार्ग से, समुद्री वायु मार्ग से, भूमि और समुद्री मार्ग से। देखिए भारत की कोस्टल जो सीमा है अच्छी खासी है, ठीक है, तो समुद्री मार्ग से होगा मेनली, और साथ ही वायु मार्ग से यानी हवाई। तो बी इसका आंसर हो जाना चाहिए। बी है। देखिए भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा है 7516.6 किलोमीटर लंबी, और इस भौगोलिक विशेषता ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने में समुद्री परिवहन को प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों से होता है, तो बी करेक्ट हो गया। हालांकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भूमि मार्गों के माध्यम से एक छोटा सा हिस्सा भी ले जाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर समाचारों में रहने वाला या वाली बहुराष्ट्रीय निगम बोइंग किस देश की कंपनी है? फ्रांस, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत, सॉरी रूस। किसकी है बोइंग? बोइंग है यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी है इसका आंसर। क्या बनाती है? एयरक्राफ्ट बनाती है, उपग्रह बनाती है, रोटरक्राफ्ट बनाती है। तो बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूर संचार उपकरण, मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। तो 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।